हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कविता जिसका शीर्षक है शासन की बंदूक तथा जिसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम लोग नागार्जुन जी की जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। नागार्जुन हिंदी साहित्य के जन कवि, लोक कवि और विद्रोही चेतना के प्रखर प्रतिनिधि थे। उन्होंने जनता के संघर्ष, किसानों मजदूरों की पीड़ा और सामाजिक असमानताओं को अपनी कविता में मुखर आवाज दी। वे केवल कवि ही नहीं बल्कि समाज के सक्रिय चिंतक, पत्रकार और आंदोलनों के सहभागी भी थे। अब हम उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा को देखेंगे। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक संस्कृत पद्धति से हुई जो उन्होंने गांव में ही प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने मैथिली में यात्री उपनाम से लेखन किया जो उनके मूल नाम के साथ एक मेक हो गया। इसका अर्थ है ये नाम जुड़ गया। इन रचनाओं के कारण लोग उसे यात्री भी कहने लगे। अब हम उसके साहित्यिक और बौद्धिक जीवन के बारे में देखेंगे। भाषाएं, वे हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं करते थे और इन भाषाओं से अनुवाद भी करते थे। अर्थात वे बहुभाषाविद थे। उन्हें बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी जैसे कि हिंदी, मैथिली तथा संस्कृत और बांग्ला। अब हम उनकी विचारधारा को देखते हैं। उनकी कविताओं में मार्क्सवादी विचारों और प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव है जिसमें वे सामाजिक न्याय और गरीबों की पीड़ा को उजागर करते थे। उनकी कविता की विषय वस्तु को देखते हैं कि उन्होंने भारतीय जनजीवन, किसानों की समस्या, शोषण और संघर्ष को अपनी कविताओं में सशक्त रूप से चित्रित किया। उनकी शैली जो थी रचना की हुई थी घुमक्कड़ी और फक्कर प्रवृत्ति के लिए वे जाने जाते थे। उनकी कविताओं में ठेठ देसी बोलचाल से लेकर शास्त्रीय पदावली तक की भाषा का प्रयोग मिलता है। अर्थात वे दोनों तरह से अपनी रचनाओं में अपनी भाषा का योगदान देते थे। एक तरफ ठेठ देसी तो दूसरी तरफ शास्त्रीय पदावली का भी प्रयोग करते थे। उनकी राजनीतिक सक्रियता, वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल थे और आपातकाल के दौरान जेल भी गए थे। इस दौरान कई पत्रकार, नेता, संपादक आपातकाल के दौरान जेल गए थे, तो वो इनमें से नागार्जुन भी एक सक्रिय भूमिका अपनी निभाए थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कविता संग्रह। कविता संग्रह में युगधारा थे, सतरंगे पंखों वाली, खून और पसीना, तुमने कहा था, अन्नपूर्णा, भस्मकांड, रत्नगर्भा तथा उपन्यास में बलचनवा, वरुण के बेटे, रति रति, काजल की कोठरी, बाबा बटेश्वर नाथ तथा मैथिली कृतियाँ में पत्रहीन, नग्नगाछ तथा पारो थे। अब हम उनकी भाषा और शैली को देखेंगे। नागार्जुन की भाषा जन समान की भाषा थी, सरल, व्यंग्यपूर्ण, तर्कसंगत और जनमानस की भावना से भरी हुई। अर्थात जिस तरह के आम लोगों की भाषा होती, मधुर, सरल, व्यंग्य भी होता है उनमें, तर्क भी होती है, ठीक उसी प्रकार नागार्जुन की भी भाषा जन समान की भाषा थी। उन्होंने साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। उनकी कविता में लोक जीवन, क्रांति और हंसी के बीच गहराई से छिपा हुआ विद्रोह देखा जा सकता है। उनकी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, नागार्जुन समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लेकर आज़ादी के बाद की सरकारों तक की नीतियों की आलोचना की। वे किसानों और मजदूरों के पक्षधर कवि थे और कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिनमें जेपी आंदोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी जेपी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि आपातकालीन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब हम सम्मान और पुरस्कारों देखते हैं कि उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं। नागार्जुन को साहित्य के योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में उन्हें मैथिली भाषा में लिखी कृति पत्रहीन नग्नगाछ के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। यह मैथिली भाषा के लिए दिया गया शुरुआती अकादमी पुरस्कारों में से एक था। नेशनल अवार्ड जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया, भारत सरकार ने भी उन्हें
उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया। भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान समिति द्वारा विशेष सम्मान। हालांकि उन्हें औपचारिक ज्ञानपीठ पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन ज्ञानपीठ समिति ने उन्हें लोक कवि के रूप में सम्मानित किया था। जन कवि की उपाधि। पाठकों और जनता ने उन्हें जन कवि का खिताब दिया, जो किसी भी औपचारिक सम्मान से कहीं अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। नागार्जुन का निधन 5 नवंबर 1998 को पटना में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं भारतीय जनमानस की चेतना में आज भी जिंदा है, अर्थात वो अपनी रचनाओं से भारतीय जनमानसों के बीच अमर हो गए। अब हम इस कविता जिसकी शीर्षक शासन की बंदूक है उसका पाठन करेंगे, फिर उनके अर्थ और भावार्थ को देखेंगे, कुछ कठिन शब्दों को भी जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब हम लोग हर पंक्ति के कुछ कठिन शब्द और अर्थ को देखते हैं। तो पहली पंक्ति है, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की कूक हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो यहाँ के कठिन शब्दों को देखते हैं। चाप कर अर्थात दबाकर, कंकालों की हुक अर्थात मरे हुए लोगों की पीड़ा की आवाज़, कष्ट की करा। नभ में विपुल विराट सी अर्थात आसमान में विशाल रूप से। शासन की बंदूक अर्थात सरकार की दमनकारी शक्ति। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ है, शासन की बंदूक अर्थात सरकारी दमन शक्ति इतनी बड़ी और भयानक हो गई है कि वह मृतकों की कराह को भी दबाकर आकाश में विशाल रूप से खड़ी हो गई है। अगली पंक्ति देखते, अगली पंक्ति है, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। तो अर्थात कुछ शब्दों के शब्दार्थ को देखते हैं। हिटलरी गुमान अर्थात हिटलर जैसी घमंडपूर्ण सोच या तानाशाही प्रवृत्ति। हिटलर जो कि जर्मनी का एक तानाशाह शासक था, उसी को एक उपाधि के रूप में, तानाशाह के रूप में लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो ठीक उसी तरह यहाँ हिटलरी गुमान का अर्थ हिटलर जैसी घमंडपूर्ण सोच या तानाशाही प्रवृत्ति। कहानी का अर्थ है दोषपूर्ण, टेढ़ी या कमजोर। थूकना का अर्थ है तिरस्कार या घृणा व्यक्त करना। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। लोग उस हिटलर जैसी घमंडी सत्ता पर थूक रहे हैं, जिन्होंने अपनी ही बंदूक को अंधी और बेकार बना दिया है। अगली पंक्ति देखते, अगली पंक्ति है, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक, धन्य 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 वह शासन की बंदूक। शब्दार्थ को देखते हैं। बधिरता बहरेपन की स्थिति, बिनोबा भावे जो कि अहिंसा और सत्य के प्रवक्ता हैं, मूक मौन और चुप, धन्य धन्य यहाँ व्यंग के रूप में क्या गया है, इसका अर्थ है वाह या शाबाश। इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। भावार्थ है, शासन इतना निर्दयी हो गया है कि उसने समाज की सुनने की शक्ति अर्थात संवेदना को 10 गुना घटा दी है। बिनोबा जैसे अहिंसक व्यक्ति भी मौन हो गए हैं। कवि व्यंग्यपूर्ण कहता है, वाह कितना महान है यह शासन और इसकी बंदूक, अर्थात ये शासन पे व्यंग्यपूर्ण प्रहार अपनी रचनाओं से करते हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। तो घायल का अर्थ है यहाँ घायल होना अर्थात आहत, अहिंसा चूक अर्थात अहिंसा का मार्ग भटक जाना, दगने लगी अर्थात चलने लगी, गोली चलने लगी। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ है, सत्ता की हिंसा से सत्य घायल हो गया है, अहिंसा असफल हो गई है, हर जगह शासन की बंदूक चलने लगी, यानी अत्याचार बढ़ गया है। अगली पंक्ति देखते, अगली पंक्ति है, जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। ठूठ का अर्थ जला हुआ पेड़ का ठूठ अर्थात बचा हुआ तना। कोकिला कोयल मधुर स्वर वाली पक्षी, कूक गाना या पुकारना। इस पंक्ति का भावार्थ है, शासन की बंदूक ने बहुत विनाश किया,
लेकिन सृजन और सौंदर्य की प्रकृति कोकिला अर्थात सच्ची आवाज़ को वह पूरी तरह मिटा ही नहीं सकी। कोकिला अब भी जली ठूंठ पर बैठकर गा रही है। यह आशा और मानवता की अमरता का प्रतीक है। अब हम इस कविता का समग्र भावार्थ को देखते हैं। अभी हमने हर पंक्ति के भावार्थ को देखा। अब हम लोग इस कविता का समग्र जो है भावार्थ को देखते हैं कि नागार्जुन की यह कविता सत्ता और तानाशाही की हिंसक प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार करती है। कवि ने शासन की बंदूक को प्रतीक बनाया है। किसका? तो अत्याचार, दमन और अहंकार का। कवि कहता है कि शासन की यह बंदूक इतनी विशाल और निर्दयी हो गई है कि उसने मृतकों की कराह, कंकालों के हुक को भी दबा दिया है। यह बंदूक हिटलर जैसे तानाशाह की घमंडपूर्ण मानसिकता का प्रतीक बन गई है। शासन की हिंसा ने समाज को बहरा बना दिया है। अहिंसक लोग मौन हो गए हैं और सत्य स्वयं घायल हो गया है। चारों ओर अन्याय की गोलियां चल रही हैं, परंतु इसके बावजूद भी कोकिला अर्थात सत्य, संवेदना, कला और आशा का प्रतीक अब भी जली हुई ठूंठ पर बैठकर गाना गा रही है। अर्थात इन सबों के बावजूद भी आज भी सत्य, संवेदना और कला जो कि अपने लिए लड़ाई लड़ रही है। अर्थात दमन चाहे जितना बढ़े, मानवता की आवाज़ को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता है। अब हम इस कविता के काव्य सौंदर्य को देखेंगे। इस कविता की जो सबसे पहले है विषय वस्तु। इस कविता में तत्कालीन शासक की हिंसक नीतियों के विरुद्ध जनता के पीड़ा और कवि का विद्रोहपूर्ण स्वर है। इसमें आप देखते हैं कि कवि सत्ता के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यह नागार्जुन की राजनीतिक चेतना और सामाजिक प्रतिबद्धता का दर्शाती है, क्योंकि आप जिस समाज में होते हैं उसके प्रति भी आपका कोई दायित्व होता है कि जब समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो आपको अपने हिस्से के रूप में आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप कवि हैं तो कविता का पाठन करके, अगर आप नेता हैं तो उसके खिलाफ समाज में चेतना जागृत करके आप। तो इसी प्रकार नागार्जुन भी अपनी कविता से अपनी राजनीतिक चेतना को समाज के हित में लगाते हैं। प्रतीकात्मक। इस कविता में शासन की बंदूक को प्रतीक के रूप में किसका लिया गया है? तो दमन, हिंसा, सत्ता का अहंकार। कंकालों को युग को जनता की पीड़ा के रूप में दिखाया गया है, तो प्रतीकात्मक का यूज किया गया है। कोकिला जो कि आशा, सत्य और कला का अमर्त स्वर है, इसका प्रतीक के रूप में इस कविता में आए हैं। इस कविता की भाषा शैली, जो कवि की भाषा सरल है, जन भावना से जुड़ी और व्यंग्यात्मक है। अर्थात जनमानस जो आम पाठक वर्ग है उसे भी ये कविता अच्छी से समझ आ जाए। ज़्यादा शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग से बचे हैं। उन्होंने यथार्थ और भावना को जोड़ते हुए अत्यंत प्रभावशाली चित्र खींचे हैं ताकि पाठक पे प्रभाव पड़ सके। ऐसे उन्होंने चित्रण किया है इस कविता के माध्यम से। इस कविता में अलंकार का बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से अलंकार यूज हुए। तो रूपक अलंकार अर्थात शासन की बंदूक अर्थात यह दमन का प्रतीक के रूप में यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। व्यंग हुआ है क्या? आपने अभी देखा था कि धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, इसमें व्यंग दिखाया गया है कि अपने शासक की बंदूक को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। मानवीकरण, सत्य स्वयं घायल हुआ, अहिंसा चूक गई। अर्थात सत्य का यह मानवीकरण किया गया। सत्य तो कोई मानव है नहीं, लेकिन यहाँ सत्य को मानव के रूप में दिखाया गया कि सत्य भी अब घायल हो गया है इस शासन की बंदूक से। अनुप्रास अलंकार देखेंगे, इसमें अनुप्रास है क्या? खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक। अब हम इस कविता की भावभूमि को देखते हैं। कविता की भावभूमि सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय है। इसमें कवि का क्रांतिकारी स्वभाव और जनता के प्रति गहरा प्रेम झलकता है। तो अब हम इस कविता के माध्यम से कवि के उद्देश्य को भी जानना चाहते हैं। नागार्जुन इस कविता के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सत्ता का अत्याचार अस्थायी होता है, परंतु सत्य, मानवता और संवेदना अमर है। वे जनता को अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा देते हैं। अब हम इस कविता के निष्कर्ष को देखते हैं कि शासन की बंदूक नागार्जुन की यथार्थ परक और जनवादी चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यथार्थ परक का अर्थ है कि जो समाज के सत्य को उद्घाटित करता है, जो समाज में घट रही है, और जनवादी चेतना अर्थात जन मानस से जुड़ी समस्याओं पे इस कविता का प्रकाश डाला गया है। यह कविता हमें बताती है कि चाहे अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की कोकिला हमेशा अपनी कूक से अंधकार को चुनौती देती रहेगी। अर्थात ये सत्ता को एक चुनौती देती है कि सत्ता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जनता के समक्ष उसे झुकना ही पड़ता है। तो हम आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है
शासन की बंदूक कविता के रचयिता कौन है? तो आपने अभी देखा इसके रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैजनाथ मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शासन की बंदूक कविता किस विषय पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शासन के दमन और अन्याय पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कविता में शासन की बंदूक किस शासन का प्रतीक है? तो आपने देखा यहाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तानाशाही शासन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शासन की बंदूक किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सत्ता के दमन और हिंसा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, इस पंक्ति में कवि ने क्या व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मरे हुए लोगों की कराह दबा देने वाली सत्ता को खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक कहकर व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उठ उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, यहाँ हिटलरी का अर्थ है? तो भाई आपने देखा था यहाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घमंड और तानाशाही प्रवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कविता में विनोबा मूक किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अहिंसा के असफलता का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्य स्वयं घायल हुआ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई आपने देखा था कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन सी मानवीयकरण, क्योंकि सत्य को यहाँ मानव के रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, यह कवि की भावना क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यंग की। वह व्यंग करते हुए शासन पे समाज के उपकार, जो समाज के द्वारा शासन के द्वारा समाज को शोषण किया गया, उस पर वो व्यंग करते हुए अपनी कविता का पाठन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, इस पंक्ति से क्या भाव प्रकट होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दमन के बावजूद आशा की जीवंतता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जन कवि, अर्थात वे जन के सरकारों से जुड़े मुद्दों को अपनी कविता में प्रमुखता से स्थान देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शासन की बंदूक कविता की भाषा कैसी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोक भाषा और बोलचाल की। शासन की बंदूक किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए युगधारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस कविता में कवि का दृष्टिकोण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रांतिकारी और जनवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कानी हो गई शासन की बंदूक, यहाँ कानी शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेढ़ी या दोषपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन की रचनाएं मुख्यतः किस वर्ग की समस्याओं को उजागर करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता, किसान और मजदूर वर्ग की। इस कविता में कवि का संदेश क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सत्य और मानवता कभी नहीं मरती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शासन की बंदूक कविता का प्रमुख अलंकार कौन सा है? तो इसका सही है उत्तर है ऑप्शन बी व्यंग और प्रतीकात्मकता। तो ये जो प्रश्न है वो आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप पुनः एक बार इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को याद कर लें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।